Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 5th May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड द रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट. तो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट है उसे 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ कर दिया है एंड दिस हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 4.40%. एंड इसी के साथ साथ जो कैश रिजर्व रेशियो है उसे भी इंक्रीज़ किया गया है बाय 50 बेसिस पॉइंट और अब ये इंक्रीज़ होकर हो चुकी है 4.50%. सो रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट एंड कैश रिजर्व रेशियो इन दोनों को ही इंक्रीज़ किया है. सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ कैश रिजर्व रेशियो, CRR क्या है. नाउ जितना भी कोई भी हमारा जो कमर्शियल बैंक है उसमें जितने टोटल डिपॉजिट्स हुए हैं उसमें से कुछ परसेंटेज डिपॉजिट्स का अलग रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व. दिस इज़ कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो. तो अगर कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज़ होकर 4.50% हो गई है, इसका मतलब जितना टोटल डिपॉजिट्स बैंक में आया है उसका 4.50% कमर्शियल बैंक्स को अलग रखना होगा इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व. एंड दिस इज़ बेसिकली द मैंडेट ऑफ RBI and it draws the power to decide the cash reserve ratio under the Reserve Bank of India Act 1934. जो कैश रिज़र्व रेशियो है इसको एक तरह से रिज़र्व के फॉर्म में रखा जाता है और ये रिज़र्व कैश के फॉर्म में भी आप रख सकते हैं और एनीथिंग दैट इज़ इक्विवेलेंट टू कैश एंड दिस हैज़ टू बी स्टोर्ड इन अ वॉल्ट दैट पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक. एंड जी जो अमाउंट है देन इट इज़ ऑल्सो सेंट टू द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया. तो ये जो परसेंटेज है कैश रिजर्व रेशियो की जो कि कमर्शियल बैंक्स ने रखनी होती है, दिस इज़ डिसाइडेड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. एंड अब जो रेशियो है वो इंक्रीज़ हो गई है. इसका मतलब अब बैंक्स के पास पैसा कम हो जाएगा क्योंकि अब उनको अपने रिजर्व में जो पैसे रखने हैं वो बढ़ चुके हैं. रिजर्व द कैश रिजर्व रेशियो हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 50 बेसिस पॉइंट. तो अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ता है इसका मतलब जो बैंक्स ने रिजर्व में जो पैसा रखा है वो बढ़ गया और बैंक्स के इन हैंड जो मनी है वो कम हो गया. तो इससे बैंक कम लेंड कर पाएगा एंड देयरफॉर जो मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है वो यहाँ से सॉल्व होती है. आप जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन पढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन का एक बड़ा रीज़न क्या होता है? इट इज़ द बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड साइड. अगर हमारे पास सप्लाई नहीं बढ़ रही है लेकिन डिमांड ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन हो जाती है. तो यहाँ पे CRR की वैल्यू इंक्रीज़ करने से जो हमारी लिक्विडिटी है उसे सक आउट किया गया है. एंड देयरफॉर द कैश रिजर्व रेशियो इज़ इवन इम्पॉर्टेंट. कैश रिजर्व रेशियो ये इंश्योर करता है दैट जो बैंक्स हैं वो आउट ऑफ मनी ना हो जाए. अगर वो ओवर बोरोइंग कर रहा है अपने कस्टमर्स को, ऐसा ना हो जाए कि बैंक रन नहीं हो जाए, बैंक के पास पैसे ही नहीं है. तो अगर CRR जैसा कि हमने कहा कि RBI अगर CRR काफ़ी लो सेट करता है तो इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी ऑफ मनी है या फिर जो अमाउंट ऑफ कैश विच इज़ अवेलेबल विद द बैंक वो बढ़ जाता है. देयरफॉर वो इन्वेस्ट करता है, डिफरेंट कस्टमर्स को बोरोइंग में देता है. लेकिन इससे क्या होता है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है. लेकिन अब हमने उल्टा देखा. अब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या कर दिया, CRR का जो लेवल है उसे इंक्रीज़ कर दिया ना. इससे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जो मनी अवेलेबल है वो कम है. देयरफॉर नाउ दे कांट लेंड द मनी टू मैनी कस्टमर्स. अब उनको यहाँ पे सोच समझ के पैसों को लेंड करना होगा. तो इससे अल्टीमेटली कंट्री में जो स्पेंडिंग है और जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ से डिक्रीज़ होती है. इन अ लॉन्ग रन इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू इन कंट्रोलिंग ऑफ सप्लाई ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी तो CRR का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. सो इफ़ लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज़ हाई, जैसे कि अब हम देख रहे हैं, इसका मतलब लिक्विडिटी ऑफ मनी इज़ ऑल्सो हाई. तो ऐसे केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैश रिजर्व रेशियो की जो परसेंटेज है उसे इंक्रीज़ कर देता है
ताकि बैंक्स के पास जो अवेलेबल कैश है वो रिड्यूस हो जाए एंड अल्टीमेटली हमारी जो लेंडिंग है वो डिक्रीज़ हो एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। एंड सिमिलरली इसका रिवर्स इज ट्रू अगर हमें डिमांड बढ़ानी है। अगर डिमांड बढ़ानी है तो ऐसे केस में CRR को लो कर दिया जाता है, बैंक्स के पास पैसा बढ़ जाता है एंड अल्टीमेटली जो लेंडिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ये तो था कैश रिजर्व रेशियो के बारे में। इसके अलावा रेपो रेट जो है उसे भी इंक्रीज़ किया गया है। तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट इज़ बेसिकली द अमाउंट और इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट which is paid by the commercial banks to Reserve Bank of India. बेसिकली जब RBI कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करती है तो कमर्शियल बैंक किस रेट ऑफ कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को? दिस इज कॉल्ड एज रेपो रेट। टेक्निकल मीनिंग रेपो का है रीपरचेजिंग ऑप्शन और रीपरचेजिंग एग्रीमेंट। इसके अंदर दोनों सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसके अंदर कमर्शियल बैंक अपना कंसेंट देता है दैट दे विल रीपरचेज द सिक्योरिटीज़ जो उन्होंने RBI को अपनी सिक्योरिटीज़ दिए हैं, दे विल रीपरचेज देम ऑन अ वेरी स्पेसिफाइड डेट एंड ऑन अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। एंड RBI यहाँ पे जो रेपो रेट है उसे बढ़ा दिया है। इसका मतलब अब अगर कमर्शियल बैंक्स RBI से मनी लेंड करते हैं तो उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी पे है। किस तरह? अगर इन्फ्लेशन हाई है इसका मतलब ऑलरेडी मार्केट में, ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी जो है वो ज़्यादा है। तो ऐसे केस में अब बैंक की RBI की अप्रोच क्या होगी कि जो लिक्विडिटी ऐसे सक करना है, लोगों के पास कम पैसा हो, तो क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट इंक्रीज कर देगा। ना अगर कमर्शियल बैंक्स जो RBI से जो पैसे ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, अगर वो उनको महंगा मिलेगा तो आगे जो बैंक्स ने हमें जो लोन देंगे या फिर जो कस्टमर्स को लोन देंगे उसका भी जो रेट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ओवरऑल कमर्शियल बैंक की वो बढ़ जाएंगी। तो इससे जो कस्टमर है वो नेगेटिव में जाएगा कि नहीं, इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन नहीं लेना। तो इससे जो लेंडिंग है वो डिस्करेज होती है क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाता है। तो वही यहाँ पे भी हुआ। इन्फ्लेशन हाई है, मनी लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को बढ़ा दिया। ना इससे एक तो कमर्शियल बैंक्स के पास जो मनी अवेलेबल है वो डिक्रीज़ हो गया एंड ऑल्सो नाउ दे हैव टू पे हायर इंटरेस्ट टू RBI। तो इससे उनकी जो कैपेसिटी है टू लेंड द मनी टू बोरोवर्स वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है और जो लेवल ऑफ स्पेंडिंग है और जो लिक्विडिटी है इकोनॉमी में वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। सो दीज आर दी टूल्स जिसके थ्रू जो इन्फ्लेशन है इसे कंट्रोल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल से स्पर्श पोर्टल के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्पर्श पोर्टल इज सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पोर्टल। नाउ दिस एंटायर इशू इज़ इन न्यूज़ बिकॉज कुछ जो अप्रैल मंथ की जो पेंशन थी वो डिले हो गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी आउटरीच चल रहा था फ्रॉम द वेटरन कम्युनिटीज़ ओवर द डिले ऑफ द पेंशन, जिसे लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कहा गया है दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ 58,000 मोर देन 58,000 पेंशनर्स वाज नॉट रिसीव्ड बाय द टाइम ऑफ मंथली क्लोजिंग, जिसकी वजह से जो अप्रैल पेंशन की जो डिसबर्समेंट है इसमें डिले हुआ है। And a one-time waiver has been given and pensions would be disbursed by the end of the day. And यहाँ पे हमारे लिए important है to understand the system for pension administration Raksha Sparsh because recently Ministry of Defence introduced this portal to directly transfer the pension to the pensioners. So therefore let's understand what is this Sparsh portal. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा दिस इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है जी। नाउ ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। दिस इज़ अ सिस्टम फॉर ऑटोमेशन ऑफ सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन। डिफेंस पेंशन की डिसबर्समेंट के लिए एक तरह का ऑटोमेशन जैसा ये सिस्टम है। ये एक वेब बेस्ड सिस्टम प्रोसेस है जिसमें जो पेंशन क्लेम्स हैं वो दिए जाते हैं एंड जो क्रेडिट्स हैं, जो पेंशन है वो डायरेक्टली डिफेंस पर्सोनल के बैंक अकाउंट में जाती है विदाउट रिलाइंग ऑन एनी एक्सटर्नल इंटरमीडियरी।
तो ये एक तरीके का पेंशनर्स पोर्टल है. इट इज़ अवेलेबल फॉर द पेंशनर्स टू व्यू द इंफॉर्मेशन टू देयर पेंशन. कोई एक्सेस सर्विस है, कोई कंप्लेन वो रजिस्टर कर सकते हैं, तो वो इस पोर्टल के थ्रू किया जा सकता है. So SPERSH basically envisages that there should be the establishment of service center to provide the last mile connectivity to the pensioners, those who may be unable to directly access the SPERSH portal. हमारे पास यहाँ पे दो बड़े बैंक्स हैं जो कि डिफेंस पेंशन के साथ डील करते हैं. वन इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द अदर वन इज़ पंजाब नेशनल बैंक. बोथ हैव बीन को-ऑप्टेड एज द सर्विस सेंटर्स. सो यहाँ से इस पूरे आर्टिकल से स्पर्श जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हेल्ड सीरीज ऑफ बायलैटरल मीटिंग्स with the counterparts from Norway, Sweden, Iceland and Finland. And in bilateral meetings के दौरान topics like blue economy, clean energy, information technology and innovation, इस topics को यहाँ पे touch किया गया. Other topics like healthcare, space, these were the main topics जो कि यहाँ पे discuss किए गए हैं. And also Prime Minister Narendra Modi tweeted that Norway is a key pillar for India's recently announced Arctic policy as well. इसके अलावा यहाँ से सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट ऑन May 4th, जिसमें डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया. एंड ये जो सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट था ये डेनमार्क में हुआ. यहाँ से थोड़ा बैकग्राउंड भी जान लीजिए कि ये सेकेंड इंडियन नॉर्डिक समिट था. जो फर्स्ट इंडियन नॉर्डिक समिट था वो 2018 में हुआ था इन स्टॉकहोम, वेयर एज सेकेंड समिट को जून 2021 में होना था, लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया था. एंड जो 2018 में हमारा जो फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ था, इसके अंदर 6 कंट्रीज़ ने ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड क्लाइमेट चेंज इन इश्यूज से के बारे में कमिटमेंट की थी. वी नीड टू अंडरस्टैंड वाई नॉर्डिक कंट्रीज आर इम्पॉर्टेंट टू इंडिया. सबसे पहले अगर हम नॉर्डिक कंट्रीज़ की इकोनॉमी की बात करें, सो कलेक्टिवली दे रिप्रेजेंट एन इकोनॉमी ऑफ मोर देन $1.6 ट्रिलियन. एंड टोटल बायलैटरल ट्रेड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया के साथ होता है, इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज़ का, दैट इज़ अराउंड $13 बिलियन. And all of these countries, they figure among the top achievers, चाहे वो जितने भी areas हों of all the human endeavor, especially innovation, clean energy, green technologies and education, ये सभी countries उसमें top performers हैं. Also याद रखिएगा कि जब भी हम Nordic countries बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है. It's a group of countries in Northern Europe. Northern Europe की countries का group है जिसमें 5 countries आती हैं. कौन कौन से? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड. याद रखेंगे, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड. यहाँ पे डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज़ हैं एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं यहाँ पे. उसके अलावा फिनलैंड एंड आइसलैंड दे आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स. आइसलैंड की जो पार्लियामेंट है, ऑल थिंक इट इज़ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड. स्वीडन इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री अमंग द नॉर्डिक्स. And Iceland on the other hand is the least populous, whereas Denmark सबसे smallest country है. अभी हमने देख लिया कि why Nordic countries are important for India, but एक और question आता है that why India is important for Nordic countries. ये भी important है. तो it makes a kind of eminent political and economic sense for these countries to step up their engagement with India as well, as India is the third largest global economy at $9 trillion in purchasing power parity terms. हम अगर purchasing power parity terms में देखें तो India is the third largest global economy at $9 trillion. And along with this, India is also fastest growing major economy with annual GDP growth of 7.4% in 2022 and 23. And therefore, बहुत ही वाइड रेंजिंग इनिशिएटिव्स भी इंडिया ने लिए हैं रिसेंट ईयर्स में. दैट इंक्लूड्स लाइक GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिससे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए जो अट्रैक्टिवनेस है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है इन टर्म्स ऑफ इंडिया. इंडिया ऑल्सो प्रेजेंट्स एज एन आइडियल अपॉर्चुनिटी टू दीज कंट्रीज बिकॉज ऑफ द लार्ज मार्केट एंड ऑल्सो
द यूथ डिविडेंड, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसकी वजह से भी इंडिया इज़ अ वेरी पोटेंशियल मार्केट. ऑल्सो maintaining peace and ensuring security and also to promote the sustainable economic development of Arctic region is another area which represents the immense possibilities to strengthen the bilateral partnership. Therefore, ये जो नॉर्डिक समिट जो हुआ है, अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस देखें तो इसे इसी फैक्ट से असेस किया जा सकता है दैट US इज़ द ओनली अदर कंट्री with which Nordic states have an engagement at summit level. US के बाद अब इंडिया के साथ समिट लेवल पे इंगेजमेंट किया गया है. यहीं से इसकी सिग्निफिकेंस को आप इसी फैक्ट से असेस कर सकते हैं. इंडिया नॉर्डिक समिट जो हुआ है, इससे इंडिया का जो मल्टीफेसेटेड कोऑपरेशन है नॉर्डिक रीजन में वो एक्सपैंड होगा. इस साल जो समिट था वो पोस्ट पैंडमिक इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर फोकस था. क्लाइमेट चेंज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, evolving global security scenario, and also India-Nordic cooperation in the Arctic region. Nordic countries are important partners for India when it comes to sustainability, renewable energy, digitization, and innovation as well. And in this discussion, even the matters of regional and global interest, they also came up. तो जो प्रिंसिपल फोकस है इस समिट का, दैट इज़ हाउ टू कैरी फॉरवर्ड विद द एजेंडा ऑफ बायलैटरल एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड द नॉर्डिक कंट्रीज. एंड ओवर द लास्ट 4 years, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ इंटरेक्टेड एक्सटेंसिवली विद द ऑल नॉर्डिक लीडर्स. एंड जो प्रेजेंट इनॉर्मस ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं टू प्लग इन टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ दीज कंट्रीज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो अकॉर्डिंग टू 2020 सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, लद्दाख हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ इन कंट्री इन 2020. 2020 में लद्दाख की पूरे इंडिया में एट बर्थ हाइएस्ट सेक्स रेशियो रिकॉर्ड की गई है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, देन अंडमान एंड निकोबार, then Tripura and Kerala. Very important. Ladakh, Arunachal Pradesh, Andaman and Nicobar, Tripura and Kerala. जो सेक्स रेशियो एट बर्थ की हम बात कर रहे हैं, एंड ये हाईएस्ट लद्दाख में मिली है. इट इज़ रिपोर्टेड अराउंड 1104. अरुणाचल प्रदेश में ये 1011, अंडमान एंड निकोबार में 984, त्रिपुरा में 974 एंड केरला में 969. दिस रिपोर्ट इज़ रिलीज बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. एंड बेसिकली सेक्स रेशियो एट बर्थ का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. तो लद्दाख में अगर 1104 आ रहा है तो मतलब 1000 मेल के बराबर के कंपैरिजन में 1104 गर्ल्स वहाँ पे पैदा हुई हैं. लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो मणिपुर से रिपोर्ट हुआ है 880. 1000 मेल के सामने 880 फीमेल, फॉलोड बाय दादरा नगर एंड हवेली, दमन एंड दीव 898, देन गुजरात 909, हरियाणा 916, मध्य प्रदेश 921. अगर हम ये 2020 का डाटा है, अगर हम इसे 2019 के डाटा से कंपेयर करें तो 2019 में सेक्स रेशियो एट बर्थ हाईएस्ट रिपोर्ट की गई थी अरुणाचल प्रदेश में. देन इट वाज फॉलोड बाय इन नागालैंड, देन मिज़ोरम, देन आंध्र प्रदेश. एंड उस टाइम पे लोवेस्ट थी गुजरात, आसाम, मध्य प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में. हाउएवर इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है दैट जो इन्फॉर्मेशन महाराष्ट्र, सिक्किम, यूपी और दिल्ली से नहीं मिल पाई है, द इन्फॉर्मेशन वाज नॉट अवेलेबल एंड दे हैड नॉट प्रोवाइडेड द सेट डाटा इन 2019 एज वेल. तो जब भी हम सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करते हैं, सो दिस इज़ ऑफ द रजिस्टर्ड इवेंट्स. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर टू मैप द सेक्स डिफरेंशियल ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ. सेक्स रेशियो एट बर्थ को कैलकुलेट किया जाता है आफ्टर डिडक्टिंग द डिलेड रजिस्ट्रेशन ऑफ मोर देन 1 year फॉर द ईयर 2020. एंड किसी भी स्टेट और यूटी में 880 से बिलो
जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो नहीं आई है। इस रिपोर्ट में ये भी नोट किया गया दैट अराउंड 1,43,379 इन्फेंट डेथ्स वर रिकॉर्डेड इन 2020 एंड जिसमें रूरल एरियाज़ का शेयर सिर्फ 23.4% था, whereas अर्बन एरिया में जो टोटल इन्फेंट डेथ्स हुई हैं दैट इज़ ऑफ 76.6%। लेकिन यहाँ पे बड़ी चीज़ ये आती है कि रूरल एरिया में देयर वाज आल्सो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द इन्फेंट डेथ। दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ कंसर्न कि रूरल एरिया से जो इन्फेंट डेथ्स हैं उसकी रजिस्ट्रेशन कम हुई है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट हेल्थ एंड फूड प्रोसेसिंग। इससे पहले भी ये इशू न्यूज़ में था जब कुछ 40 ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने ये क्लेम किया था कि फसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये जो हेल्थ रेटिंग सिस्टम है, ये जो प्लान है कि इस हेल्थ रेटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए, दिस इज़ नॉट एविडेंस बेस्ड कि इससे जो कंज्यूमर्स हैं उनका अनहेल्दी फूड का जो इंटेक है वो रिड्यूस हो जाएगा, कि ये एविडेंस बेस्ड नहीं है एंड दिस हैज़ फेल्ड टू ऑल्टर बायर बिहेवियर एज वेल। फसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है विच इज़ एस्टैब्लिश्ड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। इस पूरे इशू का पहले बैकग्राउंड समझते हैं, देन विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम एंड देन अल्टीमेटली व्हाट इज़ द फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम। क्या ज़रूरत है हेल्थ रेटिंग की, इन इश्यूज़ को यहाँ पे कवर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड देखें तो 2014 में एक एक्सपर्ट कमेटी जो कि फसाई ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, उन्होंने रिकमेंड किया था द फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग, FOPL, फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग। 2013 के अंदर ये 2014 के अंदर ये चीज़ आई थी। देन इन 2019 फसाई ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया था एज फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन, एंड इसके अंदर इस ड्राफ्ट में कलर कोडेड लेबल्स दिए जाएंगे फॉर फूड आइटम्स, ऐसा मेंशन किया गया। Then in December 2019, FSSAI delinked this, front of package labeling system from general labeling regulations. And then again in February to 2022, बस हमारा recently FSSAI ने इसे adopt किया that now we will adopt the health star rating system in the draft regulations for the front of package labeling. ना ये जो हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम क्या है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट हैं उनको हाफ स्टार से लेकर 5 स्टार्स तक की रेटिंग दी जाएगी। ये रेटिंग दी जाएगी कि जो फूड आइटम है, जो पैक्ड फूड आइटम है, उसमें सॉल्ट कितना है, शुगर कितना है, फैट कंटेंट कितना है, उसके बेसिस के ऊपर रेटिंग दी जाएगी और इसे पैकेज के फ्रंट के ऊपर प्रिंट किया जाएगा। एंड इस तरह का रेटिंग इंडिया के अंदर पहली बार होगा। As we are seeing that now in country of India, the lifestyle diseases are increasing. So this entire aim of this step is to, guide the consumers to opt for healthy food labels. So let's understand what is front of pack labeling system. तो ये जो फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम है ये एक काफ़ी टाइम से एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस रहा है। इससे कंज्यूमर्स को हेल्दी फूड चॉइसेस की तरफ लेके आया जाता है। It works just the way cigarette packets are labeled with images to discourage the consumption. जिस तरह सिगरेट के पैकेजेस पे कुछ इस तरह की इमेजेस होती हैं जिससे कि कंजम्पशन को डिस्करेज किया जा सके। इंडिया इज़ एक्सपीरियंसिंग डाइटरी शिफ्ट, with people increasingly consuming more processed and ultra processed foods. And इससे हमारे पास जो फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग सिस्टम है, इसकी जो नीड है वो काफ़ी इंक्रीज होती है। It will play a very handy role in fighting the increasing obesity and many non-communicable diseases as well. According to WHO, World Health Organization, it defines the front of package label as nutrition labeling system that are presented on the front of the food packages in a principal field of vision. एंड इसको बहुत ही सिंपल तरीके से यूजुअली ग्राफिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू प्रेजेंट किया जाए रिगार्डिंग दी न्यूट्रिएंट कंटेंट या फिर न्यूट्रिएंट क्वालिटी किस तरह की है प्रोडक्ट की, एंड देन दिस विल टू कॉम्प्लीमेंट दी मोर डिटेल्ड न्यूट्रिएंट डिक्लेरेशन विच इज़ प्रोवाइडेड ऑन दी बैक ऑफ दी फूड पैकेजेस। फूड पैकेजेस का जो बैक होता है वहाँ पे डिटेल में तो प्रोवाइडेड होता ही है, लेकिन इसे फ्रंट पे प्रोवाइड किया जा सके।
सिमिलरली कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन फ्रंट ऑफ पैकेज लेबल को मेंशन करता है दैट इट इज डिजाइंड टू असिस्ट इन इंटरप्रेटिंग द न्यूट्रिएंट डिक्लेरेशन. सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस हेल्थ रेटिंग सिस्टम फॉर फूड? सी इससे एक तो जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो सेव होगी, क्योंकि इससे अल्टीमेटली हम पॉजिटिव कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो इनकलकेट कर पाएंगे विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस फ्रंट ऑफ फूड पैकेज लेबलिंग. एंड इससे जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी हेल्प होगी टू सेव मनी फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हेल्थ केयर कॉस्ट. चिली एंड ब्राज़ीला दोज जिन्होंने इसे अडॉप्ट किया है, वहाँ पे हाई इन वार्निंग लेबल्स लगाए जाते हैं फूड पैक्स में, एंड इससे उनकी जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज़ होती है. दिस विल ऑल्सो प्रमोट हेल्थियर लाइफ स्टाइल इन इंडिया. इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी जिससे कि इंडिया में हेल्थियर लाइफ स्टाइल इनकलकेट होगा. इससे जो कंज्यूमर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें शुगर ज़्यादा है या सोडियम ज़्यादा है, फैट्स ज़्यादा हैं. तो इससे इवन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसका भी जो इंसिडेंस है वो डिक्रीज़ होगा. बट देयर आर सम कंसर्न्स एज वेल. नाउ मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस दे ऑब्जेक्टेड एज द पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स विल मास्क द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ हाई फैट. Salt, sugar in a food, industry will use it to mislead the consumers. And ये जो labeling format है, it is appears to be aimed to only those individuals who are literate and those who are nutritionally aware. If we talk about India, so we see that there is limited general and nutritional literacy. तो जो text वहाँ पे लिखा होगा जिसके अंदर nutrient information दिया गया है, to read that it is difficult. And it can even confuse the consumers. This can lead to a health halo which can confuse the consumers, as the stars can be interpreted as the endorsement of a brand or as the endorsement of a product. So what is the way forward? We should focus more on pictorial representation. As we know, the quarter of Indian population is illiterate, तो इसीलिए pictorial representation is a best way जिसके through engagement और understanding को initiate किया जा सकता है. And it might be beneficial for front of the pack labeling in India to be a symbol based thing, जिसमें food items या food logos या health benefits को वहाँ पे symbol के तौर पे use किया जाए. Also we need a strong research for this. We need more R&D ताकि जो format है वो understandable हो सके और सब उसे accept भी करें. And this should be based on scientific and public health interest. इसको commercial interest से दूर रखना होगा ताकि किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ना आ सके. जो चॉइस ऑफ लेबल है इसे साइंटिफिक और पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट में सेंटर ऑफ डिबेट में रखते हुए ये लेबल्स को यूज़ करना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल शिगेलोसिस विच इज़ अ नॉट अ वेरी कॉमन इन्फेक्शन इसके बारे में है. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ शिगेला. सो रिसेंटली केरला's हेल्थ डिपार्टमेंट आइडेंटिफाइड that Shigella bacteria as the cause for food poisoning incident in Kasaragod, which claimed the life of 16-year-old girl. So ये जो बैक्टीरिया है इसका जो प्रेजेंस है वो ब्लड और जो फीसेस है उसमें कंफर्म किया जाता है of the people who are undergoing the treatment after they consumed chicken shawarma from an eatery at the Kasaragod. However, पुलिस ने जो ओनर है जो स्टाफ जो ईटरी का है उन्हें अरेस्ट कर लिया है. While food poisoning is very common and it can occur in a very range of situation, but Shigella infection कितनी कॉमन है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये हमें समझना होगा. सबसे पहले जानते हैं कि Shigella क्या है. सो Shigella इज़ अ बैक्टीरियम जो कि एक एंटेरोबैक्टर फैमिली से बिलोंग करता है. दीज आर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो कि हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं. So not all of which they cause disease in humans. ये मेनली इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है. इससे डायरिया, समटाइम्स ब्लडी स्टमक, पेन या फीवर जैसे सिम्टम्स आते हैं. जो इन्फेक्शन है वो बहुत ईजीली स्प्रेड करती है बिकॉज इट ओनली टेक्स अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ बैक्टीरिया टू मेक समवन इल. एंड क्लियर रखिएगा दैट इट इज़ फूड एंड वाटर बॉर्न इन्फेक्शन एंड दिस कैन हैपन व्हेन समवन कंज्यूम्स कंटैमिनेटेड फूड like unwashed fruits or vegetable. And जो डिजीज़ है ये easily spread हो सकती है by direct और indirect contact with the excrement of the patient. So अगर कोई स्विमिंग के लिए जा रहा है in a contaminated water या taking bath in contaminated water तो वहाँ से भी इन्फेक्शन हो सकती है. Then
अगर हम शिगेलोसिस की बात करें सो शिगेलोसिस हैपन्स बट इट इज़ नॉट वेरी कॉमन इन्फेक्शन. We usually see infections like typhoid or cholera because of contaminated food. And mainly जो शिगेला आउटब्रेक्स हैं ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं. दिस इज़ या फिर वो जिनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीकन अप हो जाता है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ शिगेला बैक्टीरिया: शिगेला सोने, शिगेला फ्लेक्सिनेरा, शिगेला बॉयडी एंड शिगेला डायसेंट्री. जो 4th टाइप हैं दे कॉजेज द मोस्ट सिवियर टाइप ऑफ डिजीज़. जो शिगेला डायसेंट्री है बिकॉज यहाँ पे टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. हमने आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें यहाँ पे डिस्कस किया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.